बजरंगी भाईजान अनुवाद। बजरंगी द ब्रदर 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है 4, जिसे कबीर खान द्वारा सह-लिखित और निर्देशित किया गया है, जो पटकथा लेखक विजयेंद्र प्रसाद की एक मूल कहानी पर आधारित है और सलमान खान द्वारा निर्मित है। रॉकलाइन वेंकटेश और कबीर खान। फिल्म में सलमान के साथ नवोदित हर्षाली मल्होत्रा, करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और पवन कुमार चतुर्वेदी की कहानी बताती है, जो हिंदू देवता हनुमान के भक्त हैं, जो 6 साल की एक मूक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की को लेने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। शाहिदा भारत में अपनी मां से अलग होकर अपने गृहनगर वापस आ गई हैं। 75 करोड़ रुपए US $11 और 69 सेंट मिलियन 90 करोड़ रुपए US $14 और 3 सेंट मिलियन के बजट पर निर्मित प्रमुख फोटोग्राफी नवंबर 2014 में शुरू हुई। छायांकन असीम मिश्रा द्वारा किया गया था और रामेश्वर S. भगत द्वारा संपादित किया गया था। जूलियस पेकहम ने फिल्म की स्कोर की रचना की, जबकि फिल्म में दिखाए गए गाने प्रीतम द्वारा रचित थे। बजरंगी भाईजान को रिलीज होने पर आलोचकों से व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिन्होंने इसकी कहानी, संवाद, संगीत, छायांकन, निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, विशेष रूप से सलमान खान, सिद्दीकी और मल्होत्रा की, और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। इसने दुनिया भर में 969 करोड़ रुपए $150 मिलियन की कमाई की और वर्तमान में ये 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। इसने 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सलमान खान सहित 4 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी विजयेंद्र प्रसाद जीता। इसे चीन के 2015 के डबलिन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था। 5-6-7 दिसंबर 2021 में सलमान खान ने घोषणा की कि प्रसाद लिखने के लिए एक सीक्वल विकास में है। पाकिस्तान के झेलम के सुल्तानपुर की पहाड़ियों में शाहिदा नाम की 6 साल की मूक बच्ची रहती है। एक दोपहर वह एक पहाड़ी पर खेल रही थी जब वह गलती से उससे गिर गई। जब वह दिन के अंत तक घर नहीं लौटी, तो ग्रामीणों ने एक खोज दल का आयोजन किया। घंटों की खोज के बाद उन्होंने छोटी लड़की को पहाड़ी से निकली एक शाखा पर पाया। वह पूरे दिन उस पर अटकी रही, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण मदद के लिए नहीं बुला सकी। अगली सुबह उसके माता पिता और पड़ोसी चर्चा करते हैं कि उसकी मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे उसे दिल्ली, भारत में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले जाएं। धार्मिक परिवार का मानना है कि पवित्र मंदिर की यात्रा से शांति और खुशी आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहिदा की वाणी बहाल होगी। शाहिदा के पिता सेना में हुआ करते थे और उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें यकीन है कि उन्हें भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसकी मां रजिया ने पहली बार गांव से दूर जाने का बीड़ा उठाया। अधिकांश भाग के लिए यात्रा योजना के अनुसार होती है। दोनों मंदिर पहुंचते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और ट्रेन से अपने देश वापस जाते हैं। वापसी की यात्रा में ट्रेन रात में मरम्मत के लिए रुकती है। जब सब सो रहे होते हैं, शाहिदा ट्रेन के ठीक बाहर गड्ढे में फंसी एक भेड़ को देखती है। वह जानवर की मदद के लिए बाहर जाने से पहले ज्यादा नहीं सोचती। हालांकि अपनी मां के पास लौटने से पहले ट्रेन फिर से शुरू हो जाती है। छोटी लड़की उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन अंत में पीछे छूट जाती है। अपनी मां की तरह जाने के लिए बेताब प्रयास में वह एक मालगाड़ी में सवार हो जाती है, लेकिन उसके निराश होने पर यह विपरीत दिशा में जाता है और कुरुक्षेत्र, भारत में रुकता है। रायजा ने देखा कि उसकी बेटी गायब है और उसने ट्रेन रोक दी। जिस ट्रैक पर लड़की खो गई थी, उसके आसपास लड़की की तलाश के लिए पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि वे उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि शाहिदा पहले ही दूसरी जगह पहुंच चुकी है। रायजा अपने पति से मिलती है, जो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित है। उन्हें भारत का तत्काल वीजा वापस नहीं मिल सकता है। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक है।
माता पिता के पास अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बीच शाहिदा अब एक अलग देश में खो गई है, जिसके पास संवाद करने का कोई तरीका नहीं है। एक धार्मिक उत्सव में वह एक अजनबी को सड़क के किनारे के रेस्तरां में खाते हुए देखती है। अजनबी दयालु पवन कुमार चतुर्वेदी है, जो उसे अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। कुछ मिनट तक उससे बात कराने की कोशिश करने के बाद उसे पता चलता है कि वह गूंगी है और उसे मुन्नी कहने लगती है। भूखी मुन्नी खाना खत्म करती है और पवन के पीछे पीछे चलती है, यह मानते हुए कि त्योहार के दौरान वह अपने माता पिता से अलग हो गई थी। वह उसे एक मंदिर के सामने रहने के लिए कहता है। पवन एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण और भगवान हनुमान के प्रबल भक्त हैं। उनका मानना है कि अगर मुन्नी उनके मंदिर के सामने रहती है तो भगवान हनुमान घर ले जाएंगे। जब मुन्नी फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है तो वह उसे थाने ले आता है, लेकिन चूंकि वह उन्हें अपने माता पिता के बारे में कोई विवरण नहीं बता सकती, इसलिए पुलिस केवल किसी के लापता होने की शिकायत दर्ज करने का इंतजार कर सकती है। जब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाते, मुन्नी को रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए पवन उसे अंदर ले जाता है। दिल्ली में अपने घर जाने के रास्ते में वह मुन्नी से कहता है कि अगर वह भविष्य में कभी बात करे तो उसे मामा कहना। वह अलग अलग भारतीय शहरों का नाम लेना भी शुरू कर देता है, उससे ये पूछने के लिए कि क्या वह जानती है कि उसके माता पिता किस शहर में हैं। बस में सभी यात्री उसकी मदद करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी भारत के बाहर के शहरों का नाम नहीं लेता है। जैसे ही वे बात करते हैं, पवन सबको बताता है कि वह कैसे काम के लिए दिल्ली आया था। एक फ्लैशबैक उस समय को दिखाता है जब वह हाई स्कूल में था। वह एक औसत छात्र था जो कभी अंतिम परीक्षा पास नहीं कर सका। उनके सभी दोस्तों ने धोखा दिया और अपने जीवन के साथ चले गए, लेकिन पवन ने भगवान हनुमान के सच्चे भक्त होने के नाते धोखा देने या झूठ बोलने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह अपने 11वें प्रयास में पास हो गया और काम की तलाश में दिल्ली आ गया। वह अपने पिता के दोस्त पांडे के साथ रहा, जो एक कट्टर हिंदू था, जिसने किसी अन्य धर्म के अनुयायियों को अपने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया था। पांडे की बेटी रसिका ने पवन को उस स्कूल में नौकरी की पेशकश की जिसे वह पढ़ाती थी और उसे उसके मासूम व्यक्तित्व से प्यार हो गया। लेकिन एक सख्त पिता होने के नाते पांडे ने अपनी बेटी से शादी करने से पहले पवन को अपना घर बनाने के लिए कहा। इसके बाद से भी पवन और रसिका पैसा बटोरने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। दोनों अगले साल किसी समय शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बस में हर कोई उसकी कहानी से प्रभावित है। वह और मुन्नी अपने घर पहुंचते हैं, जहां रसिका उन्हें द्वार पर प्राप्त करती है। उसे खुशी है कि पवन एक छोटी बच्ची की मदद कर रहा है, लेकिन पांडे को ऐसा नहीं लगता। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि मुन्नी किसी दूसरे धर्म की है। पवन तर्क देता है कि वह अपनी गोरी त्वचा के कारण हिंदू है और पांडे को उसे 1 महीने के लिए रहने देने के लिए राजी करता है। मुन्नी हर दिन अपने माता पिता की याद में रोती है, भले ही पवन और रसिका उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। चूंकि पूरा परिवार शाकाहारी है और मुन्नी हर खाने के साथ मांस खाने की आदी है, इसलिए वह शायद ही कभी अपना खाना खत्म करती है। एक दिन पवन और रसिका उसे एक मुस्लिम पड़ोसी के घर में घर का बना चिकन खाते हुए पाते हैं। पवन उसे उस शाम एक रेस्तरां में लाता है और उसे जो कुछ भी पसंद है उसे खाने देता है, भले ही मांस खाना उसके धर्म के खिलाफ है। मुन्नी को सड़क किनारे बिकने वाली चमक दमक वाली चूड़ियां बहुत पसंद हैं। एक दिन बाजार में टहलते हुए वह विक्रेता द्वारा रोके जाने से पहले मासूमियत से चूड़ियों का एक पैकेट उठाती है। पवन उसे वापस कर देता है और चोरी के लिए भगवान से माफी मांगने के लिए उसे मंदिर ले जाता है। जैसे ही वह उसे हाथ मिलाना सिखाता है, मुन्नी पास की एक मस्जिद में घुस जाती है। पवन उसका पीछा करने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। वह हैरान रह जाता है जब वह उसे एक दरगाह के सामने कुरान पढ़ते हुए देखता है। कुछ मिनटों के लिए उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे धोखा दिया, क्योंकि वह कभी किसी मुसलमान से दोस्ती नहीं करता। लेकिन रसिका उसे एहसास दिलाती है कि वह मुस्लिम होने से पहले एक इंसान है। वह नफरत करती है कि उसके पिता लोगों के साथ उनके धर्म के कारण भेदभाव करते हैं और चाहते हैं कि पवन अलग हो। पवन समझता है और मुन्नी को पाने के लिए मस्जिद में भागता है, लेकिन अब तक वह पहले ही निकल चुकी होती है।
जैसे ही वह घबराकर उसकी तलाश करता है, वह उसके पास दौड़ती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उस समय वह उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, अपने धर्म के खिलाफ जाने की अपने तरकींदर पर काबू पा लेता है। उस रात पाकिस्तान और भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच है। पूरा परिवार इसे टीवी पर देखता है, भारत के लिए जयकार करता है, मुन्नी को छोड़कर जो पाकिस्तान की स्कोर पर खुश होती है। जब पाकिस्तानी टीम खेल जीतती है तो वह टीवी के माध्यम से नृत्य करती है और उनके झंडे को चूमती है। पवन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह पाकिस्तान से है। भारत के हर शहर में सिर हिलाने के हफ्तों के बाद मुन्नी ने हमें सिर हिलाया। पांडे गुस्से में हैं। मुसलमान होना काफी बुरा था, लेकिन चूंकि लड़की पाकिस्तान से है, इसलिए वह अब उसे अपने घर में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। पवन उसे अगले दिन पाकिस्तानी दूतावास को सौंपने का वादा करता है। हालांकि दूतावास का कर्मचारी उसे बिना पासपोर्ट के वीजा की अनुमति नहीं दे सकता है। मुन्नी के मामले में वे उसका असली नाम भी नहीं जानते हैं, इसलिए वीजा आवंटन असंभव है। इसके अलावा दूतावास के सामने एक दंगा होता है जो 1 महीने के लिए सभी वीजा प्रसंस्करण को बंद कर देता है। अंतिम उपाय के रूप में पांडे के सुझाव पर पवन उसे एक ट्रैवल एजेंट के पास ले जाता है। एजेंट छोटी बच्ची को सीमा के दूसरी ओर ले जाने का वादा करता है और 1 लाख रुपए मांगता है। पवन और रकीसा ने मुन्नी की मदद करने के लिए अपने घर के लिए इकट्ठा किए पैसों को छोड़ दिया। अगले दिन पवन अनिच्छा से मुन्नी को ट्रैवल एजेंट के कार्यालय में लाता है और अश्रुपूर्ण विदाई के बाद निकल जाता है। अपने घर के रास्ते में उन्होंने एक स्ट्रीट वेंडर को चमचमाती चूड़ियां बेचते हुए देखा। वह याद करता है कि मुन्नी उन्हें पसंद करती है और उसके लिए एक खरीदती है। हालांकि ट्रैवल एजेंट के ऑफिस लौटने पर उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। एजेंट छोटी बच्ची को वेश्यालय ले गया है और उसे वेश्यावृत्ति के लिए बेचने जा रहा है। अन्यथा शांत पवन एजेंट को मुन्नी से बनाए गए बिलों की गिनती करते देख अपना आपा खो देता है। वह उस आदमी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और मुन्नी को वापस घर ले आता है। पवन ने मुन्नी को घर लाने का फैसला खुद किया है। हालांकि पाकिस्तानी गांवों के बारे में उसका कोई संबंध या विचार नहीं है, फिर भी वह अपना बैग पैक करता है और सीमा पर अपना रास्ता बनाता है। इससे कुछ मील की दूरी पर वे अली नाम के एक गुप्त एजेंट से मिलते हैं जो एक सुरंग के माध्यम से लोगों को अवैध रूप से दूसरी तरफ ले जाता है। मुन्नी की कहानी सुनने के बाद वह उन्हें मुफ्त में लेने को तैयार हो जाता है। जब वे सीमा के पाकिस्तान की तरफ पहुंचते हैं तो अली भाग जाता है, लेकिन भगवान हनुमान के भक्त होने के नाते पवन ने गार्ड से अनुमति मांगे बिना जाने से इनकार कर दिया। जब अधिकारी उसे पाते हैं तो वे उसे पीटते हैं क्योंकि मुन्नी देखती है और रोती है। पवन पिटते हुए भी हंसने का नाटक करता है ताकि छोटी बच्ची डरे नहीं। अपनी यात्रा का कारण जानने के बाद मुख्य सैनिक ने उनसे अगले 10 मिनट में जो कुछ भी करना चाहते हैं करने के लिए कहा, इससे पहले कि वे अगले दौर के लिए वापस लौटें। पवन उनका इंतजार करने का फैसला करता है क्योंकि उन्होंने अभी तक उसे अनुमति नहीं दी है। यद्यपि यह विचार मूर्खतापूर्ण है और उसे फिर से पीटा जाता है, अंततः उसे सैनिकों की अनुमति से जाने दिया जाता है। अगले सीन में वह और मुन्नी एक रेस्टोरेंट में हैं। मुन्नी एक पुलिस वाले की हथकड़ी देखती है और उसे चुरा लेती है, यह मानते हुए कि यह एक कंगन है। पासपोर्ट की कमी के कारण पवन को एक भारतीय जासूस के रूप में लेबल करते हुए पुलिस को पता चलता है और उसे जेल में डाल देता है। फिर हमारा परिचय एक संघर्षशील पत्रकार चांद नवाब से होता है। वह कथित जासूस के बारे में पता लगाता है और उसका साक्षात्कार करने के लिए पुलिस स्टेशन भागता है। उसे पवन से कुछ अस्पष्ट उत्तर मिलते हैं और मीडिया कंपनी को सूचित करता है कि वह उसे गंभीरता से नहीं लेता है। थाने के अंदर एक पुलिस वाला पवन से पूछताछ करता है, लेकिन उसकी किसी भी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। अचानक मुन्नी टेबल कैलेंडर पर एक तस्वीर देखती है और पहचानती है कि यह उसका गांव है। पवन तब तक खुश होता है जब तक पुलिसकर्मी मुन्नी का मुंह नहीं खोल देता। पवन अपना आपा खो देता है और उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वह अपने लिए और अधिक परेशानी को आमंत्रित करता है। वह अधिकारियों को हराने और पुलिस से भागने में कामयाब हो जाता है। नवाब उसे भागते हुए देखता है और उसके पीछे पीछे चलता है।
वे उस बस में सवार हो जाते हैं जहां पवन कंडक्टर को उनकी मंजिल दिखाता है और उसे मुन्नी की कहानी भी सुनाता है। ये जानने के बाद कि वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है, नवाब और बाकी यात्री उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। जब पुलिस उनकी तलाश में आती है तो वे उसे और मुन्नी को बस के ऊपर छिपा देते हैं। रात में नवाब, पवन और मुन्नी एक मस्जिद में रुकते हैं। आजाद नाम का एक धार्मिक विद्वान भी उनकी मदद करता है और पूरे शहर में कथित जासूस की तलाश कर रहे पुलिसकर्मियों से उन्हें छुपाता है। आजाद के छात्रों में से एक ने स्विट्जरलैंड को उस तस्वीर पर लिखा है जिसे मुन्नी ने अपना गांव समझा था। समूह एक वर्ग में वापस आ गया है। उसके बाद आजाद ने पवन और नवाब को बुर्का पहनाया और पुलिस की सूचना के बिना उन्हें शहर से बाहर भेजने का प्रबंधन किया। कुछ हफ्ते पहले इस्लाम से बेखबर पवन को उनके पारंपरिक पहनावे में अजीब लगता है। वो अपने भगवान से माफी मांगता है लेकिन मुन्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले कुछ दिनों तक पवन और नवाब मुन्नी को कई अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या वे उसे जानते हैं। नवाब उनकी यात्रा और मुन्नी और पवन के रिश्ते के बारे में सब कुछ दस्तावेज करता है। वो समाचार चैनलों को वृत्तचित्र बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने ये दावा करते हुए इसे प्रसारित करने से मना कर दिया कि यह उबाऊ है। उन्हें खबर फैलाने का कोई और तरीका खोजना होगा ताकि इंटरनेट पर लोग मदद कर सकें। एक दिन वे एक प्रसिद्ध मस्जिद में जाते हैं जहां उन्हें पुलिसकर्मी उनकी तलाश करते हुए मिलते हैं। नवाब को पता चलता है कि पुलिस उनके ठिकाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके कैमरामैन दोस्त का इस्तेमाल कर रही है। तीनों तुरंत पवित्र स्थान से भाग जाते हैं और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कैमरामैन को झूठी सूचना देते हैं। इसके बाद समूह मस्जिद में अपने समय के फुटेज की समीक्षा कर रहा है जब मुन्नी एक क्लिप में अपनी मां को पहचानती है। वे उसे एक विशिष्ट बस में चढ़ते हुए देखते हैं और अगले दिन बस चालक के पास जाते हैं। पूछताछ करने पर वह अपने दैनिक मार्ग में आने वाले सभी गांवों का नाम बताता है। उनमें से एक सुल्तानपुर है जिसे मुन्नी अपना घर मानती है। नवाब और पवन गले मिले, आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल मिल गई। नवाब YouTube पर वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी अपलोड करता है और पुलिस को इसके माध्यम से उनके स्थान का संकेत मिलता है। सुल्तानपुर जाने के रास्ते में बस को चेकिंग के लिए रोका जाता है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पवन पुलिस की नजर में आ गया और भागने का नाटक किया, जबकि पुरुष उसे पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। नवाब मुन्नी को ले जाता है और उसे उसके गांव वापस लाता है। अगले दृश्य में हम मुन्नी को अपनी मां के पास दौड़ते हुए देखते हैं, जो उसे देखकर खुश नहीं हो सकती थी। जैसे ही वह अपने परिवार से मिलती है, पवन को पुलिस द्वारा पीटा जाता है। YouTube पर डॉक्यूमेंट्री वायरल हो जाती है और बड़े समाचार चैनल कहानी को कवर करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार लोगों को पता चलता है कि पवन जासूस नहीं है और एक छोटी लड़की की मदद करने के लिए जेल में बंद है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लोग उन्हें अपना पूरा समर्थन देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे जेल में प्रताड़ित किया, उसे घंटों तक पीटा, उसकी आखिरी सांस तक डूब में रखा और उसे भूखा रखा। नवाब फिर एक और वीडियो के साथ ताली बजाता है, इस बार एक बड़े मंच पर लोगों को सीमा पर इकट्ठा होने और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि पवन सुरक्षित घर पहुंच जाए। योजना काम करती है और दोनों पक्षों के कई लोग भीड़ में सीमा पर आते हैं। रसिका और उनका परिवार भी भीड़ में शामिल हैं, जो उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। सीमा पार करते ही भीड़ पवन के नाम का जाप करने लगती है। तभी भीड़ में मुन्नी हाथ हिलाते हुए देखती है, लेकिन उसे बुला नहीं पाती। अचानक वह मामा चिल्लाती है। पवन चाहता था कि जब वे पहली बार मिले तो वह उसे बुलाए। अलविदा कहते ही भीड़ चुप हो जाती है। पवन चौंक कर पलटा। जैसे ही वे एक दूसरे के पास दौड़ते हैं और गले मिलते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है।